चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपका द्विध्रुव से ये मेरे को वीडियो ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे क्लिक हो गया, मैंने ये गलती से क्लिक करके मैं यहाँ पढ़ाए जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैंने जब आधा पढ़ा फिर मैं क्या यहाँ तक लिखा, तो फिर वापस जाके देखा भी, तो तब तक देखा तो क्या मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब ऑफ हो गया है, कैमरा ही हट चुका था। तो पता नहीं वो चीज़ कैसे हुआ, ज़्यादा टाइम लगता है, मोबाइल चल जाए तो कुछ ऐसा होता हो, कह नहीं सकते हैं। तो फिर से मुझे रीशूट मतलब यहाँ इसको फिर से रीशूट करना पड़ रहा है मेरे को, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज़ हो सकती है कि मैं जो द्विध्रुव पढ़ा है उसके साथ कनेक्ट करके दूँ या अलग अलग कर दूँ, देख लेंगे जैसा भी हो। चलो तो बच्चों द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया हमने। इस लेक्चर को जो देख रहा है, अगर मान लो किसी यूज़र को ना पता, कोई डायरेक्ट ये देख रहा है, तो जस्ट इससे पहले का मतलब इसके साथ अगर कनेक्ट था द्विध्रुव तो अच्छा है। अगर इसके साथ मैंने द्विध्रुव पहले नहीं पढ़ा है, इसका पार्ट 1 बना के दिया, तो प्लीज़ उसको जाके देख लो पहले, इससे पहले ही होगा। दो पॉसिबिलिटी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता अभी मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर दूँगी, उनका टाइम नहीं बनता कि मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँ। फिर चलो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान। बच्चों विद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ लिए, क्या है समझ लिए, चलो वेरी गुड। विद्युत द्विध्रुव बेसिकली क्या था कि एक आवेश एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, मतलब दो ऐसे आवेश लेने जिनका मान क्या हो, समान हो, परंतु बच्चों वो आवेश एक दूसरे के से कैसे हो, नेचर में विपरीत, मतलब एक धन और एक ऋण। तो उनको एक पर्टिकुलर दूरी से आपको क्या करना है, अलग करना है। कितना बोला उतना, वो दूरी है 2a, और दूरी कितनी है बच्चों, 2a। तो इससे बनने वाले निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो अब हमें देखना है कि बच्चों ये विद्युत द्विध्रुव का क्या होगा बच्चों, अक्ष यानी एक्सिस होगा। वेरी गुड। इसके एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर एक बिंदु पर हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो समझ जाओ, दो आवेश है, दो आवेश की वजह से किसी एक बिंदु पर, यहाँ हम देखेंगे बिंदु P के लिए, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, आपको पता है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के निकाल सकते हैं। एक बार इसके वजह से, एक बार इसके वजह से, कर दो सदिशों का योग। क्लियर है? तो देखते हैं। चलो, ये तो 2a डिस्टेंस आपको पता है। आवेश के केंद्र से लेकर इस सिस्टम, इस निकाय के केंद्र तक की बीच की दूरी को a माना है हमने। थोड़ा आगे पीछे है, चला लेना, समझ जाओगे। यहाँ से लेकर यहीं तक की दूरी है। तो बच्चों होगा क्या कि ये धन आवेश है। धन आवेश हमेशा, धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। तो आपका पॉइंट P से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जाएंगी बच्चों, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, जिसका मैंने नाम दिया E2। अब बच्चों ये क्या है, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश की वजह से अगर आप इस पॉइंट P की ओर से देख रहे हो या P से देख रहे हो, तो इधर लगेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, आ रही है, क्योंकि आवेश की ओर आती। तो इसकी दिशा बच्चों कुछ इस प्रकार से होगी, जिसका नाम मैंने दे दिया E1। एक बार फिर से देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ना करना पड़ जाए भाई मेरे को। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरा E1 हो गया। एक सेकेंड, लाइटिंग की कुछ ज़्यादा ही कमी लग रही है, ये कुछ ज़्यादा ही धुंधला हो जाता है। चलो, नहीं अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा कम कर देता हूँ लाइटिंग, जस्ट वेट। नहीं अंधेरा, बस चलेगा इतना, ऊपर का तो वैसे चमकने दो, उतना बता ही दिया। चलो वेरी। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट P पर जो आपको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, पॉइंट P पे, तो आपको EP मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ बच्चों, EP बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु पर क्या लिख दिया यार, बिंदु P पर। क्लियर है? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बच्चों किसके लिए वजह से निकाल रहे हो, ये Q2 आवेश और ये Q1 आवेश के वजह से। क्लियर है? तो बच्चों बेसिकली यहाँ हो क्या रहा, आप देख सकते हो, यहाँ सदिशों का योग होगा, पर एक तो ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में आए हुए। क्लियर है? तो एक को एक से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही दिशा में इस तरफ होते हैं, एक ही दिशा में इस तरफ होते, तो हम दोनों को क्या कर देते, योग यानी एडिशन कर देते। बट यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर किससे किसको घटाओगे, E2 से E1 को, E1 E2 से। तो बहुत बेसिक है। तो बातें क्या है बच्चों, किसी बिंदुवत आवेश के कारण हमने देखा लेक्चर नंबर 3 में कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण आप कैसे विद्युत क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हो। तो E बराबर KQ डिवाइड बाय में R2।
वहाँ पे K कांस्टेंट, Q तो आवेश का मान जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है। अब R क्या है बच्चों? R क्या है? R जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था और आपको उस आवेश से जिस बिंदु पर देखना था उनके बीच की दूरी। तो कहने का मतलब है अगर Q2 आवेश की वजह से आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हो तो दूरी इतनी है, बराबर। R इसके लिए इतना है, वो कितना होगा आप देखेंगे। अगर Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के केंद्र से दूरी लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या कहलाएगी? उसके लिए R होगी। तो Q1 से लेकर बिंदु P तक की दूरी ज़्यादा है और Q2 से लेकर बिंदु P तक की दूरी कम है। तो आपको रिलेशन भी पता है बच्चों कि जब कभी भी दूरी बढ़ेगी, विलोमानुपाती है, तो आपका ये घटेगा। किसके हिसाब से बताया था? E विलोमानुपाती दूरी के वर्ग है। दूरी के वर्ग के क्या है? विलोमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। इसका ग्राफ भी बताया था, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा था? डी के यानी घट रहा था धीरे धीरे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? दूरी जिसका ज़्यादा होगा उसकी विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो बेसिकली क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आपको अगर समझ आए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों E2 बड़ा होगा E1 से, E2 ग्रेटर देन E1। क्यों बच्चों? क्योंकि Q2 से लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या है बच्चों? कम है। तो E2 ज़्यादा होगा और बिंदु P से लेकर Q1 तक की दूरी क्या होता है? ज़्यादा है दूरी, तो E1 क्या होगा? कम होगा। R कैसे लेना है पता चला ना? जिस स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहाँ से लेकर जिस बिंदु पे आपको देखना है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। तो आपने इस आवेश के लिए देखा पॉइंट P पर तो इतनी दूरी, इस आवेश के लिए देखा पॉइंट P पर तो इतनी दूरी। और एक बार देख लिया जाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ क्या होगा बच्चों? E2 माइनस E1। क्लियर है? E2 माइनस E1। तो अब एक छोटा सा काम क्या हमारा कि E2 ज्ञात करना है, E1 ज्ञात करना है, खेल खत्म। क्लियर है? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको परिणामी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। इस भाई साहब की वजह से, इस भाई की वजह से, अगर एक शब्द में कहे तो विद्युत द्विध्रुव की वजह से। क्लियर है? चलो E1 पहले निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी निकालो। तो क्या होगा? Q1 आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा? बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर KQ डिवाइड में R²। तो K यहाँ Q2 लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर K और Q1 लिख के टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ? Q लिख रहा हूँ। माइनस नहीं आएगा, हमेशा बोला हूँ। विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो या तो आपका कूलम्ब बल ज्ञात हो, जब सदिश स्वरूप में जाओगे तभी आपको साइन मतलब क्या बताना है? चिन्ह को बताना है। अदरवाइज आप यहाँ क्या निकाल रहे हो? मान निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव पे लेनी है। तो KQ डिवाइड में बच्चों क्या? इस आवेश से लेकर P तक की दूरी। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि दूरी कितनी है? लगभग अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के देखे तो इतनी दूरी तो पहले से R है और ये बिंदु O से लेकर यहाँ तक की दूरी दिखे तो A है। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये भी अपना क्या है? A ही है, वन टाइप ऑफ। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना है? A प्लस R यानी R प्लस A, कुछ भी को R प्लस A का होल स्क्वायर। जो भी दूरी है उसका क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करना है। फिर बच्चों निकालते हैं E2। E2 के लिए भी होगा बच्चों, K तो कांस्टेंट है और इसके आवेश का मान क्या है बच्चों? Q ही है। Q है इसके आवेश का मान। इसकी दूरी देखो बच्चों, इस आवेश के केंद्र से लेकर जिस बिंदु पे निकालना है, कहाँ निकाला? P पे। इतनी दूरी अपने को देखनी है। थोड़ा पीछे आएंगे तो देखेंगे कि टोटल दूरी कितना है? P O से P तक की R है। R जितनी दूरी है बट अपने को R नहीं चाहिए, अपने को इतना चाहिए। तो O से इस बिंदु तक की दूरी देखोगे, O से इस आवेश के केंद्र तक की दूरी देखोगे अगर आप, सॉरी अब मिट गया, केंद्र इस O से लेकर इस आवेश के केंद्र तक की दूरी A है। कहने का मतलब अगर इतना ज़्यादा है, इतना है, यहाँ से अगर आप इतने को घटा दो बच्चों तो इतना आपको क्या होगा? मिल जाएगा। और वो कितना होगा आपको पता है? R माइनस A। पता चला? ये टोटल दूरी बच्चों R है, अपने को चाहिए इतना, तो इतना घटा दो। तो R में से क्या किया? A को घटाया तो इतनी दूरी मिल गई। और एक चीज़ याद रखना, डायग्राम में एग्ज़ाम में इतना गाजू माजू नहीं करना आप लोगों को बच्चों। सीधा ये डाइपोल बनाए, ये 2A दूरी बताया और यहाँ से यहाँ तक की R की दूरी 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे यहाँ क्या लिखना है। क्लियर है? तो इस आवेश के केंद्र से लेकर P तक की दूरी क्या हो गया?
आर माइनस ए। देखो वीडियो लॉन्ग ना बने इसलिए रिपीट करना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को बार बार। तो क्लासरूम में तो इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को समझ आया तेरे को समझ आया, तो इतना टाइम तो है नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई बैठा भी नहीं है, तो आप थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड पीछे जाके चीज़ों को समझ सकते हो अगर कोई समस्या है तो। फिर ईपी निकालना है अपने को, तो ईपी आ गया भाई E2 माइनस E1 आया था। चलो E2 की वैल्यू आ गई के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके देन माइनस E1 में भी बच्चों क्या है, के क्यू डिवाइड बाय क्या है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चों आप देख पा रहे हो के क्यू क्या है, कॉमन है दोनों में। यहाँ भी के क्यू, यहाँ भी के क्यू, दोनों में क्या दिखा, के क्यू कॉमन, कुछ नहीं बचा यहाँ, हट गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, नीचे लिखना नहीं बनता है सच में। यहाँ से भी के क्यू कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा है बच्चों, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब मैं यहाँ से लिखता हूँ भाई, बस इन्हें छोड़ जाते हैं, झुक के लिखते हैं मैं यहाँ पे। तो ये पे क्लियर, जगह ना ज़्यादा जाए। क्लियर है? चलो तो अब आपको और एक जगह बना देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। चलो हाँ, अब देखो क्या करना है, ईपी निकालना है अपने को। ईपी निकालना है, दिख रहा है कि नहीं, सब बराबर, बहुत बढ़िया। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो के क्यू 1/, में जगह नहीं जाएगी। आर माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, आर स्क्वायर प्लस बच्चों ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों, -2 इंटू आर ए, -2 इंटू आर ए। क्लियर है? फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं बच्चों। फिर क्या है बच्चों, माइनस है, माइनस के साथ क्या है, ए प्लस बी का, माइनस 1/, में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ क्या है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2r इंटू ए। क्लियर है? देन ब्रैकेट क्लोज। तो ईपी अगर आपको निकालना है, के क्यू, ये वाला पूरा टर्म इधर गुणा कर देंगे, एक के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, माइनस बीच में है और ये वाला टर्म इसके साथ गुणा होगा, ये वाला टर्म क्या होगा, उसके साथ गुणा होगा। क्लियर है? ओपन करके लगता है मिस्टेक कर दिया, ओपन करना नहीं चाहिए था, ऊपर जाके ओपन करना चाहिए था। सॉरी बच्चों, नीचे क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट बन जाएगा चीज़ें, तो इसका गुणा अपने को बहुत भारी पड़ जाएगा, मैं बताता हूँ। गलत कुछ नहीं हुआ, बस ओपन वहाँ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नीचे का गुणा क्या है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखो ईपी ये क्या करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ गुणा कर दो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एक के साथ गुणा होगा, आर प्लस ए का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। देन बीच में क्या है बच्चों, माइनस, क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इसके साथ गुणा होगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इसके साथ गुणा हुआ। ओके देन बटे में क्या आएगा बच्चों, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? अब क्या करेंगे, ईपी फाइंड करने के लिए अपने को, ओहो के क्यू क्या कॉमन में था, ये छूट गया, इस तरफ लिख देता हूँ, एक्चुअली इधर लिखना चाहिए था, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ईपी, अब ऊपर वाले चीज़ों को क्या कर दो यार, आप ओपन कर दो, ऊपर वाले चीज़ों को हम क्या करेंगे बच्चों, इधर ओपन कर देंगे। क्लियर है? तो ओपन कर देंगे, तो यहाँ स्क्वायर खोल देता हूँ, आर प्लस ए मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ए, या तो आर ए इंटू आर, ब्रैकेट में रख लो, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर ए।
ये सबको समझ आया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या कर रहा हूँ मैं पता नहीं, कैसे क्यों बन जा रहा है मेरे से। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, चलो, और ये टर्म्स को ऐसे ही रहने दो आप। अब और एक चीज़ क्या है बच्चों, के इंटू क्यू अपना कॉमन ही था पहले से ही। तो अब देखो बच्चों, ई पी अगर आपको ज्ञात करना था, अब देखो इन सबको जब ओपन करोगे, इसको भी मैं ओपन करके बताता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ए। बच्चों माइनस एंटर होगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस अगेन माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस 2 इंटू आर ए। और ये टर्म्स जैसे के नीचे हैं वैसे ही रहेंगे भाई लोग। अभी ओपन क्यों नहीं किया समझ आ रहा है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन की अपने को कोई नीड ही नहीं थी, अभी समझ आ जाएगा क्यों। क्लियर है, के क्यों देन सही है, के क्यों देन ई पी। लगता है मिटाना ना पड़े, मुझे मिटाना अच्छा नहीं लगेगा, कंप्लीट एक साथ हो तो अच्छा है। फिर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी आपका क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो रहा है। देन 2 प्लस 2 आर ए इन प्लस क्या है 2 इंटू आर ए। तो बच्चों ये एक्चुअली कितना हो गया 4 आर ए, और इस के क्यू को अब जगह फाइनली मुझे मिल ही गया लिखने का। इस के क्यू को यहाँ पहले ही लिखो, बार बार आप लोग यहीं लिखना, उस तरफ जनता नहीं है। फिर ये प्लस 2 आर ए क्या हो गया बच्चों 4 आर ए। क्लियर हुआ बच्चों। देन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। और आपको अभी मैंने पी का सूत्र, पी क्या है विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, पी बराबर था Q गुणा 2A। Q गुणा क्या है बच्चों 2A है। क्लियर है। तो इस EP को अगर आप सजाओगे थोड़ा, कैसे सजाएंगे, 2A, Q इंटू क्या होता है 2A। 2A क्या होता है बच्चों, इन द्विध्रुव के बीच की दूरी, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी। क्लियर है। तो यहाँ 2 को मैं तोड़ देता हूँ, तो K, R का कोई काम नहीं, बाहर ला देता हूँ। यहाँ 2 को मैं तोड़ता हूँ, 1 2 यहाँ लिख देता हूँ, देखो अभी समझ आएगा। 2KR समझ आएगा, वेट डोंट वरी। फिर क्या लिखना चाहिए, Q गुणा में 2A। क्या लिखा बच्चों, देखो इस 4 को मैंने तोड़ा 2 2 में। क्लियर है। क्यों तोड़ा, देखो Q को K को अपनी जगह पे रखा, R की कोई नीड नहीं, 2 को इधर लिखा। फिर क्या है बच्चों, Q इधर है, और ये जो 2 का मैंने तोड़ा था A के साथ गुणा करके लिखा 2A, कि आपको P के टर्म में आ सके चीज़ें। क्लियर है। क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र किसके वजह से ज्ञात कर रहे हो, द्विध्रुव के वजह से, तो उसके सूत्र में E के सूत्र में क्या आना चाहिए, इस बार P आना ही चाहिए। क्लियर है। तो ये Q इंटू 2A बनाया हमने, समझ आया। अगेन K यहाँ पे, R यहाँ पे, इस 4 को 1 2 इधर, 1 2 इधर, और इसका Q इधर, और ये A इधर। क्लियर, इतना तो समझ सकते हो। देन R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। अब ये Q गुणा 2A के बदले सीधा P लिख सकते हो। तो EP बराबर आपका आ गया 2KRP डिवाइड में R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। क्या ये सूत्र फाइनल है? क्या ये सूत्र आपका फाइनल है? नहीं, अभी ये फाइनल नहीं है, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें मॉडिफाई करने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे आपको बता दो इसमें करना क्या है। इसमें कंसंट्रेशन है। क्लियर है, छोटा सा जगह तो कम है। ओहो, ओके, इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब क्या है बच्चों, EP बराबर आया 2KRP डिवाइड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। उसको मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा था देखना अभी। अब क्या है बच्चों, देखो
जो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया कि कोई जो डाइपोल होता है, जो द्विध्रुव होता है हिंदी में कहे तो, जो द्विध्रुव होता है प्रैक्टिकल NaCl HCl HBr ऐसे कुछ एग्जांपल आपको बताएं, तो उनका जो प्रैक्टिकली जो दूरी होता है, जो हम 2a की बात कर रहे हैं ना, ये 2a 10 के घात -10 या तो 10 के घात -15 मतलब -10 से -15 के रेंज में होता है। क्या ये दूरी बहुत बड़ा है? अरे भाई बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 के घात -10 मीटर। तो ये दोनों की जो बीच की दूरी प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल में देखें 2 है, तो ये क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ही कम होता है। तो ध्यान से समझो, अगर इनकी दूरी 10 के घात -10 मीटर में है, समझना, और मैंने इस विद्युत द्विध्रुव के वजह से जो मैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ इसके अक्ष पे, और इस O से लेकर इस P तक की दूरी मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर। तो क्या बच्चों 10 के घात -10 के कंपेयर में 1 सेंटीमीटर बड़ा है कि नहीं? चलो 1 सेंटीमीटर बड़ा है कि नहीं? बहुत बड़ा हो गया। अरे भाई 10 के घात -10 मीटर कहाँ और 1 सेंटीमीटर कहाँ? बात को समझ रहे हो? कहने का मतलब अगेन समझो, ये प्रैक्टिकली क्या बहुत ही छोटा डिस्टेंस आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि इतना छोटा है। क्लियर है कि इनके बीच बहुत छोटा गैप है। उसके कंपेरेटली अगर 1 सेंटीमीटर भी लोगे ना, तो वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और इतने छोटे दूरी पे भी इनको बिंदु आवेश बनाए रखने के लिए इस आवेशों की सोचो साइज कितनी छोटी लेनी पड़ती होगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरे कंडीशन किसके लिए पढ़ रहे? बिंदु आवेश के लिए पढ़ रहे हो। और बिंदु आवेश क्या होता है बच्चों? कि जो आवेशों का साइज है वो उनकी दूरी से क्या है? बहुत ही छोटा ना। दूरी ही 10 के घात -10 से 10 के घात -15 के रेंज में। तो सोचो आवेश की दूरी क्या बोल रहा, आवेश का साइज कितना कम होगा और भी। क्लियर है? तो इन आवेश का साइज है 10 के घात बहुत ही कम है। इसके कंपेरेटली पॉइंट O से अगर थोड़ा भी डिस्टेंस ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल था, इसको अगर नोट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि जो R है वो हमेशा बड़ा होगा हमारे 2a से, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्या हुआ सर? केंद्र O से लेकर आप जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो, अगर वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी हो, तो भाई इससे इनके जो 2a जो इतना छोटा है ना, 10 के घात -10 15 मीटर, 10 के घात -10 मीटर, उन दूरी से ये बहुत ही क्या होगा? बड़ा होगा। इसीलिए ये कंडीशन हम हमेशा लेते हैं। क्लियर है? तो R ग्रेटर दैन 2 है। तो बच्चों मैं यहाँ एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि जो 2a हैं लगभग 0 के बराबर में इनको मान लूँगा। क्लियर है? 2a को मैं लगभग क्या बच्चों 0 के बराबर मान, क्योंकि इसके कंपेयर में 2a 0 नहीं है बच्चों। R के सापेक्ष में 2a क्या है? बहुत बड़ा है। क्लियर है? तो ये 2a में जो हम 2a को मैं बहुत छोटा मानूंगा, दैट मीन्स a का ही मानूंगा ना बच्चों। 2a बराबर 0 है। क्लियर है? किसी a बटे भी 0 क्या होगा? 0, मतलब a क्या है हमारा? बहुत ही छोटा है। क्लियर है? ऐसा अगर आपको नहीं समझ आया, ठीक है, वो समझ तो आ जाएगा भाई। 2a अगर बहुत ही छोटा है, 0 के बराबर माना है 2a को, तो a भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो बेसिकली यहाँ लिख लेता हूँ, a भी हमारा क्या है? 0 के लगभग क्या है? बराबर है। तो a के बराबर है तो a का मान यहाँ 0 रखो, a का मान 0 यहाँ रखो। तो बच्चों आपको रिजल्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। EP 2kp पहले लिख रहा हूँ R डिवाइड बाई फिर 2kpr, यहाँ a0 रखो, यहाँ a0 रखो, यहाँ क्या -a हट गया, r का स्क्वायर, यहाँ से +a के साथ 0 ये हट गया तो r का स्क्वायर गुणे में, तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला आएगा भी 2kpr r² इंटू r² क्या होगा? r के घात 4 होगा। तो आप देख सकते हो कि एक घात r के घात 4 से r एक कट जाएगा। तो बच्चों 2kp डिवाइड बाई r का घात 3 यानी r का क्यूब, ये आपका फाइनल फार्मूला है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तब बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार देख लें कैसी है क्लियरिटी, एकदम झकास। टाइम तो भाई इसमें जाएगा 24 मिनट, तो डेरिवेशन लगे। क्लियर हुआ? तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो बच्चों 2kpr का क्यूब। और एक चीज़, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हुई बच्चों? इस तरफ हुई क्योंकि U2 बड़ा है, E2 से E1 को घटा, उसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी कहाँ हुई? EP की इस दिशा में। इस कंडीशन में P वेक्टर
और आप ई पी भी अपना क्या विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, दोनों ही वेक्टर कैसे सेम दिशा में है, तो आप इनको सदिश स्वरूप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सदिश स्वरूप में लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कैसे एक ही दिशा में है, इसलिए प्लस 2kp डिवाइड बाय r का क्यू है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आया ना? नहीं समझ आया डेरिवेशन देख लेना, बहुत ईजी है, बस E2 E1 निकालना है। E1 E2 का मान निकला, फिर इतना सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है सॉल्यूशन है। और ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन आई होप समझ आएगी, नहीं समझ आएगी तो प्लीज़ उस 1 मिनट में मैं जो बोला फिर से आप सुनो ध्यान से, प्रैक्टिकल में आपको समझाना चाहता हूँ, क्लियर है? अदरवाइज ये कंडीशन बोल के सीधा डेराइव भी कर सकता था, कोई इशू नहीं था, क्लियर है? स्टॉप करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जाके। चलो दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकंड, इस डायग्राम को दिखाने में थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ। चलो इतने में फिर उजाला बढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, डायग्राम बना दिया है पहले से ही मैंने, समझ आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रहा है, कुछ नहीं है ज़रा। विद्युत द्विध्रुव के विषुववृत्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान। अभी भी हम देख रहे हैं कि द्विध्रुव के वजह से, विद्युत द्विध्रुव के वजह से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यहाँ दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन आपने देखा उसके अक्ष पर यानी उसके एक्सिस पर। अब देखेंगे विषुववृत्तीय तल पर। विषुववृत्तीय तल क्या होता है बच्चों कि इन दोनों आवेशों के बीच का केंद्र क्या है बच्चों, मतलब ये पूरे दूरी का बीच का केंद्र क्या है, वो इससे जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत लाइन खींचेंगे जो कि इस तल पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का अंश बनाएगी। और फिर इस किसी बिंदु पर क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो ये मैंने ले लिया, ये आपका क्या हो गया, टोटल 2 है। इसका केंद्र क्या होगा, ये इस केंद्र से एक हम लंबवत लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा आपका विषुववृत्तीय तल पर स्थित बिंदु के लिए किसी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। क्लियर हो? तो अपने को इस पॉइंट P पे, ये रहा पॉइंट P मैंने बताया, इस पर। क्लियर है? डायग्राम धीरे धीरे समझ आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2 है, आधा डिस्टेंस है, सबको पता है। क्या दिख रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, थीटा थीटा थीटा। यहाँ भी तो यहाँ अपने एंगल तो आपको पता है थीटा बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा आपको, थीटा बनेगा। क्लियर है? अब देखो एक चीज़, डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं लग रहा है ना, डोंट वरी, बस डायरेक्शन देखना है, फिर मैं आपको अलग से यहाँ फिगर करके बता देता हूँ। धन आवेश के कारण बच्चों, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा पता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, आवेश से दूर होगी। तो इस पॉइंट पर P पर निकालना है तो आप देखो ये गया पॉइंट P से दूर की ओर दिख रहा है, E2 Q2 के वजह से। फिर Q1 को माना है ऋणात्मक आवेश, तो इस पॉइंट P पर निकालना है तो देखो 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 कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरह नीचे की ओर दिख रहा है। क्लियर हो? मतलब आपका जो बिंदु P पे, अलग से यहाँ मैं साइड में बना के बता देता हूँ, डायग्राम में ज़्यादा टाइम जाता है बच्चों। ये E2 की दिशा कुछ इस तरफ है और ये E1 की दिशा कुछ इस तरफ है। क्लियर है? तो इसका परिणामी तुम नहीं बता सकते किस दिशा में है। ये बना दिया उल्टा, V बना दिया, V को ऐसे रख दिया, ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घटक निकालते हैं। घटक वाला मेथड पता है, यहाँ से तो पहले एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी कितना है बच्चों, थीटा जितना एंगल है। तो बच्चों थीटा के दिशा में क्या होता है, कोस कंपोनेंट, कोस घटक आता है, और इसके अपोजिट दिशा में क्या आता है बच्चों, मतलब उससे 90 डिग्री अंश पर क्या आता है, साइन वाला घटक आता है। तो अगर E2 के लिए देखोगे तो इस तरफ क्या होगा बच्चों, E2 कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा बच्चों, E2 साइन थीटा। क्या मैंने सही लिखा है? देखो बच्चों, ये इधर एरो मारा है E2 कॉस थीटा और ये इससे लंबावत क्या गया, E2 साइन थीटा। और वैसे ही इसके लिए E1 के लिए इसी पे क्या आएगा, थीटा, जहाँ थीटा होता है वहाँ क्या आता है, कॉस वाला घटक आता है, तो E1 साइन थीटा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, E1 साइन थीटा। और इसके जस्ट नीचे क्या आएगा बच्चों, E1 कॉस थीटा आएगा। सॉरी क्या बोल दिया मैंने। तो जिस थीटा के दिशा में क्या आता है बच्चों, E1 कॉस थीटा। तो ये रहा देखो, इस थीटा के दिशा में ही, थीटा के साथ जो मतलब जो एंगल बना रहे इस लाइन पे जो आपका घटक होगा E1 साइन थीटा होगा, और इससे लंबवत, इसके लिए भी हम ज्ञात कर रहे हैं, इसके लिए E1 के लिए। क्लियर है? तो E1 के साथ जो एंगल बना रहा है वहाँ E1 साइन थीटा आएगा, और इसके लंबवत दिशा में यानी इस तरफ क्या आएगा, E1 साइन थीटा। क्लियरिटी? बस अब उस डायग्राम में थोड़ा सा लाइटिंग में कम कर रहा हूँ, बस बस बस। चलो
तो ये चित्र समझ आया बच्चों। E2 इस तरह पे धनावेश के कारण, E1 इस तरह पे ऋणावेश के वजह, ये क्लियर हुआ आपको? ओके। देन बच्चों ये E1 और ये E2 क्लियर है। देन बच्चों ये घटक वाला मेथड, मतलब कंपोनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे बच्चों। अगर E2 के दो घटक आएंगे, एक कोस घटक और एक साइन घटक, तो बच्चों जहाँ थीटा मतलब जहाँ एंगल होता है, जहाँ कोण होता है, उसके साथ कोस वाला कंपोनेंट है E2 कोस थीटा, और उससे 90 डिग्री अंश पर आता है साइन वाला घटक, तो E2 साइन थीटा। वैसे ही E1 के लिए अगर आप देखोगे बच्चों, E1 के लिए अगर आप देखोगे तो E1 के साथ जो इसका कोण बन रहा है उस तरफ क्या आएगा? E1 साइन थीटा। वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, फिर से रहा, देखो बच्चों क्या बताए? E1 साइन थीटा। क्लियर है? E1 साइन थीटा, और उससे 90 डिग्री अंश पर क्या आएगा? E1 साइन थीटा। पता नहीं यहाँ क्यों बोल देता हूँ, बार बार गलती से निकल जा रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए E1 साइन थीटा क्यों बोल देता हूँ। क्लियर है? तो E1 के साथ कोण बना रहे हैं, तो इस तरफ जो आपका घटक बनेगा वो E1 कॉस थीटा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि घटक एंगल के साथ जो घटक निकलेगा कॉस निकल रहा है, और उससे 90 डिग्री अंश पर, यानी यहाँ पे बच्चों निकल रहा है E1 साइन थीटा। क्लियर है? थोड़ा ज़्यादा डायग्राम मैंने पहले से ही बना दिया, टाइम ना निकले, और आपको यहाँ क्लियरली मैंने समझा। तो ये पूरा फिगर आ गया। और ये जो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कैंसिल करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे। कैसे सेम होंगे अभी बता दिया मैंने एडवांस में आपको। E2 और E1 सेम ही होने वाले, आपको बता दूंगा, और सेम एंगल पर है तो साइन थीटा सेम आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कैंसिल हो रहा है। अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री अंश वाला, ये रहा इस तरफ, या तो इधर से आप देखोगे तो भी एक त्रिभुज बन रहा है। क्लियर? तो इसकी दूरी कितनी है बच्चों? A, और केंद्र O से लेकर पॉइंट P तक की दूरी को मैंने माना R। तो पाइथागोरस के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका लंब, ये आपका लंब, और ये हो गया बच्चों आधार। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी बच्चों? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इतना तो समझ आ ही जाता होगा आपको। और इस तरफ के लिए भी अगर बोलोगे, ये आधार कितना है बच्चों? O है, सॉरी O नहीं A है, ये टोटल 2 है, तो इतना क्या हो? A, और ये R, तो लंब का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, और ये आधार का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, तो बराबर किसके स्क्वायर है? P से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान ये आ गया। तो अपना काम क्या है बेसिकली पता है बच्चों? जो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट यहाँ क्या मैं मान लेता हूँ? EP मान लेता हूँ। यहाँ पॉइंट P है ना बच्चों, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ P। तो बच्चों जो पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है ना, वो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा के वजह से ही हो रहा है। बाकी E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा क्या हो रहे हैं भाई? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड है इसके लिए। E2 और E1 अभी सेम आएगा, मैं एडवांस में आपको बता दिया। हालांकि मुझे E1 E2 निकाल के बताना चाहिए, बट E2 E1 सेम आने वाला। तो अब देखो, तो जो पॉइंट, और दोनों ही कैसे बच्चों? E2 cos थीटा, E1 cos थीटा कैसे हैं? दोनों एक ही दिशा में हैं। तो आपके बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा बच्चों, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? तो अब अपना काम है E1 E2 निकालना और cos थीटा निकालना। तो cos थीटा में निकाल के बता देते हैं आपको। आधार बटे में कर्ण, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, ये वाला लो या तो ये वाला लो। आधार A, और कर्ण क्या है बच्चों? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर में कर्ण में है पहले से ही। क्लियर हुआ? चलो ये तो छोड़ो, अब मेरे को E1 निकालना है बच्चों। E1 निकालते हैं। फिर से क्या? किसी बिंदुवत आवेश के वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो आपको किसी बिंदु पर देखना है, किसी बिंदु पर देखना है। तो आवेश से लेकर जिस बिंदु पर आप देख रहे हो वहाँ तक की दूरी, और ऊपर क्या आएगा? K इंटू Q। तो E1 क्या लिया? ये। फिर से नेगेटिव साइन नहीं लेना, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। K इंटू Q। अब इस आवेश के केंद्र से लेकर जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो क्या होगा बच्चों? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बच्चों इसका होल स्क्वायर भी होता है। क्लियर है? ध्यान रखना, क्योंकि दूर फॉर्मूला क्या है? E बराबर KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये KQ, और ये भाई ये रूट है और स्क्वायर हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही आपका यहाँ क्या होगा? बच जाएगा। अब देखो बच्चों, Q2 के वजह से, तो जो Q2 के वजह से आपका मान आएगा, Q2 के वजह से देखो E2 निकालना अगर है मुझे, तो KQ, अब इसका मान तो वही है R का स्क्वायर
इस आवेश के केंद्र से लेकर जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र देखना है तो दूरी कितनी वही है, फिर से वही प्रोसीजर है, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको बता दूँ उसका होल स्क्वायर आएगा। तो अगेन आपका E2 क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, बिकॉज रूट से स्क्वायर हट जाएगा। देखो E2 और E1 क्या है, सेम आ रहा है, इसीलिए मैंने बता रहा है या E2 या E1 का मान सेम आएगा, और थीटा भी क्या है, सेम है। तो E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, और एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों घटक एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है। देन अब मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ कि E2 बराबर E1, दोनों सेम है भाई, तो लिख देते हैं एक बराबर E, जिसका मान है, दोनों का मान तो समान ही है, मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से EP से EP बराबर आप क्या लिखोगे बच्चों, E1 कॉस थीटा, E1 के बदले क्या लिखोगे E और कॉस थीटा, और E2 भी किसके बराबर है बच्चों, E के बराबर है, E कॉस थीटा। ये थोड़ा मैं ऊपर नीचे हो गया इसीलिए लॉन्ग थोड़ा चला जा रहा है, कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चीज़ें सही हैं, बस प्रोसीजर थोड़ा सीक्वेंस पे नहीं रहा। तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा 2E cos थीटा, तो आपने को ये चाहिए, निकल गया। अब आपका जो EP बराबर होगा बच्चों 2, E का मान कितना है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या है बच्चों, cos थीटा निकला हुआ है, ये रहा ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। अब यहाँ लिखते हैं, तो EP बराबर बच्चों देख लेते हैं, वहाँ चमक तो नहीं रहा, सबसे EP बराबर 2KQ इंटू ए, 2 नहीं, उसको अब सजा देते हैं, K को बाहर लिख रहा हूँ, Q को इधर लिख रहा हूँ, गुणे में बच्चों 2A को साथ में लिख रहा हूँ। आपको पता है P को लाने के लिए हम ये कर रहे हैं, समझ गए ना। K को बाहर लिखा, Q इंटू 2 को अलग से लिखा। अब बच्चों देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, और इसके घात क्या है, 1/2 ही है ना बच्चों। रूट यानी करने का मतलब क्या होता है, 1 के घात 2, और इसके घात कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है। आपको पता है जब घात गुणे में होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 1 का घात 1 है, 1 का घात 1/2 है, तो क्या होगा, 2 इधर जाएगा, +1, तो 3/2। सही लिखा या गलत लिखा, सही लिखा ना भाई। तो EP बराबर के, और आपको पता है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2 है, अगेन बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो EP बराबर होता है Q के, और इस पूरे के बदले P आ जाएगा बच्चों, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक घात जुड़ के क्या हो गए, 3 के घात 2। कुछ छूट तो नहीं रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, चलो कुछ नहीं सही। तो EP बराबर आएगा KP आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से यहाँ वही कंडीशन आएगा, रीज़न मैंने बताया हुआ है पहले में, तो अगेन मैं बताने की मतलब कष्ट नहीं कर सकता। तो आपका जो R है वो हमेशा बड़ा होगा 2A, यानी A से भी, तो A लगभग क्या होगा बच्चों, 0 के समान होगा। तो EP बराबर क्या होगा बच्चों, KP, A का मान 0 हो जाएगा, तो बच्चों आर स्क्वायर, और इसके घात क्या, 3/2, तो ये 2 से 2 जाएगा। तो आपका EP का सूत्र फाइनली क्या बचेगा बच्चों, KP डिवाइड में R के पावर घात 3, यह आपका सूत्र आ गया। बट अब यहाँ देखो एक चीज़, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी EP है बच्चों, आपका जो है इस दिशा में आ रहा है। ध्यान से देखो, EP आपका इस दिशा में आ रहा है, ये दोनों के वजह से ही विद्युत क्षेत्र का मान बन रहा है ना EP, क्योंकि ये दो घट गए, मतलब EP बाई ओर है। और आप देखो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो आपका जो विद्युत द्विध्रुव का मान P का है वो इस तरफ है। तो आपका जो EP है इस तरफ कहीं जा रहा है, और आपका द्विध्रुव जो इस तरफ,
तो दोनों की दिशा कैसे है बच्चों, यहाँ एक दूसरे से विपरीत है। तो अगर आप इनको सदिश स्वरूप में लिखेंगे तो सदिश स्वरूप में लिखोगे तो यहीं लिख देता हूँ ई पी सदिश माइनस, क्यों एक दूसरे के विपरीत है कि आप पी को सदिश स्वरूप में दर्शाया हुआ है डिवाइड बाय आर का क्यू। तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। और इसी का मान ले लोगे, मान मतलब क्या, इसी में मोड लगा दोगे तो अगेन वो क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने से। सदिश स्वरूप में हम दिशा की भी बात कर लेते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ बनाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ये भी एक इम्पॉर्टेंट, एक तो विषुववृत्तीय पर बिंदु पर और एक उसके अक्ष पर, दोनों ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्लियर है। टाइम कितना हो रहा है, ओके अच्छा, मैक्सिमम ट्राई कर कम से कम टाइम में। अब एक कंक्लूज़न है, एक सेकंड ये माइक उतर गया, एक सेकंड। अब एक कंक्लूज़न क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को इसमें। अब डायग्राम को इरेज कर दिया जाए, एक सेकंड, हाँ माइक उतर गया, तो ये डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ। देखो कंक्लूज़न, अक्ष पर और जो उसमें जो सूत्र आया इंग्लिश में लिख देता हूँ बच्चों एक्सिस, क्या लिख देता हूँ ई ए एक्सिस, समझ जाना 2kp डिवाइड बाय आर का क्यों, और इसका मान भी लिखोगे वही होगा, खेल तो माइनस का है ही नहीं, तो 2kp आर क्यू, जो अभी डेरिवेशन किए थे बच्चों। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे विषुववृत्तीय पर देखोगे तो आपका ईपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या था बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान, और ये याद रखने वाली बात है विद्युत वो किसी भी कंडीशन के लिए सेम होगा, ऊपर नीचे। अभी यहाँ दाएं तरफ किए थे बाएं तरफ भी करोगे वही आने वाला है, एक दूसरे का अपोजिट आएगा। अभी इसमें ऊपर किए थे नीचे भी फाइंड कर सकते हो तो वो एक दूसरे का अपोजिट आएगा, सॉरी सही बोला, यहाँ शायद अपोजिट बोल दिया। विद्युत क्षेत्र का मान और विद्युत द्विध्रुव का मान, यहाँ एक दूसरे का मान क्या है, हमेशा समान रहेगा, चाहे बाएं तरफ निकालो या दाएं तरफ। मैंने दाएं तरफ निकाल के बताया, कोई बाएं तरफ भी निकाले तो वही कंडीशन है, सेम डायरेक्शन आएगा। क्लियर है। और विषुववृत्तीय पर क्या, अभी मैंने ऊपर निकाला तो कोई विषुववृत्तीय का यहाँ बिंदु ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे निकालेगा तो भी इस कंडीशन में ईपी और आपका क्या है विद्युत द्विध्रुवीय का मान जो है क्या है, अपोजिट आएगा, तो यहाँ आर क्यू। तो अगर इसका मोड मतलब बच्चों मान ले लोगे मान में, तो के पी डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, आर का क्यू होगा। और यहाँ क्या बोला मैंने, ई एंड पी समान दिशा, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको। क्लियर है ना। समान दिशा और ई एंड पी विपरीत दिशा। क्लियर है, विपरीत दिशा में। क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर आप देखोगे दोनों के मान को, यहाँ पे क्यों लिखा चलेगा, इक्वेटोरियल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए ई लिख देता हूँ। पी तो बिंदु पी पे निकाल रहे थे, इसके लिए समझ गया ना, ई इसलिए लिखा बच्चों इक्वेटोरियल पे, और ये ए लिखा एक्सिस पे। क्लियर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये दोनों, और अपने दोनों पॉइंट पी पी आने थे इसीलिए वैसा है। चलो बात अलग है। तो ई बराबर 2kp डिवाइड बाय आर क्यू, तो दोनों के फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 के गुणा का ही फ़र्क है यहाँ पे। ये क्या है बच्चों, 2kp मतलब ये मान और ये मान क्या है बच्चों, गया चौक टूटा। तो ई बराबर क्या है 2kp डिवाइड बाय आर क्यू, और यहाँ क्या है kp डिवाइड बाय आर क्यू। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों, जो ई ए है एक्सिस यानी अक्ष पर जो है बच्चों, और इसका क्या है दुगुना है, क्या है ई इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल मतलब एक्सिस पे। क्लियर हुआ बच्चों, इंग्लिश वर्ड से मैंने लिखा है आपके लिए और कुछ भी नहीं। तो ये कंक्लूज़न आपको याद रखना है, अभी एक प्रश्न में काम आएगा।
विषुववृत्तीय तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। लो KP डिवाइड बाई RQ को उठा के रख दो तो ये 2 KP डिवाइड बाई RQ अगेन बन जाएगा। तो दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि जो E है मतलब विषुववृत्तीय पर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो एक्सिस यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के मान से क्या है, आधा है। ऐसा भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? देखो जल्दी क्लियर है? तो मैं इरेज कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे इसके। क्लियर है? एक फ़ोटो ले लिया जाए। चलो एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं अपने, कौन सा था? एग्जाम्पल 1.10 उदाहरण 1.10। ये मैंने मिटाया नहीं है काम का अपना। तो देखो NCERT बुक में कैसा सॉल्यूशन किया, वो भी सही है, सब सही होता है, तरीका अपना अलग होता है। बच्चों अक्ष पर और विषुववृत्तीय पर दोनों के लिए कंडीशन दिया है, बोला है कि इस पॉइंट P पर निकालो विद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालो। चित्र आपको दिया गया है। समझाने वाली चीज़ क्या है कि दो आवेश है, विद्युत द्विध्रुवीय है तो आपको पता है समान मान के होंगे, दो विपरीत वाले होंगे, -10 +10 माइक्रोकूलम। दोनों को बच्चों 5 mm मतलब बच्चों को क्या होता है 0.5 सेंटीमीटर। ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। 0.5 सेंटीमीटर जितने दूरी से क्या किया हुआ है, उनको अलग किया हुआ है। अब मैं जो बोल रहा था AB, तो यहाँ जो बच्चों ये 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर दिया ना बच्चों, वही मेरे 2A का मान है। ध्यान से समझो। क्लियर हुआ? वही मेरे किसका मान है बच्चों? 2A का मान है। क्लियर हुआ? 2A का मान है। तो A बराबर कितना होगा बच्चों? यहाँ से 0.5/2। तो यहाँ मैंने जो लिखा है 2.5 mm लिखा है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये जो वैल्यू आपकी रहेगी वो किस में रहेगी? सेमी में। और यहाँ क्या है? mm में दिया है। क्लियर है? तो A से O की दूरी क्या? 5 का आधा। O से B की दूरी क्या? 5 का आधा। क्लियर हुआ? तो ये जो दूरी दिया है वो 2A का दूरी है। क्लियर है? ये समझने वाली चीज़ है। और ये 5 mm को मैंने 0.5 सेंटीमीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, बहुत सी चीज़ें मिक्सचर हो जा रही है इसकी। चलो क्या बोला है कि डाइपोल जो दोनों आवेश को हमने 5 mm जितने दूरी से एक दूसरे को अलग किया। चलो आपने दूरी को अलग किया और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 5 mm बराबर होता है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये दूरी एक्चुअली कितनी? इतनी। तो ये जो दूरी दी गई ना बच्चों, एक्चुअल में दूरी किसकी होती है पता है? 2A, क्योंकि आपने पारंपरिक तरीके से ऐसा ही बनाया था इसको। तो A निकाल, तो 2A बराबर कितना है? 0.5। तो A निकालना है तो क्या है? उसका आधा। अब क्लियर हो गया? चलो फिर बोला है कि इस द्विध्रुव के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर जितने दूरी पर तुम बताओ इसके अक्ष पर 15 सेंटीमीटर के दूरी के इस बिंदु पर बताइए इस द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेंटीमीटर जितने दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। और मैंने EA इसलिए बताया, आपको समझ गया, एक्सिस पर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का मान। तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला है EA बराबर बच्चों 2 KP डिवाइड बाई RQ, और P का मान क्या होता है? Q इंटू 2 है। तो E बराबर 2 KP बटे में RQ, 2K तो कांस्टेंट, P की वैल्यू क्या बताइए बच्चों? Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 है। बस सिंपल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन RQ। तो बच्चों E बराबर आप निकाल सकते हो 2 9 × 10⁻9 K का मान भूल चुके हो क्या? और Q क्या लेना है? 10 माइक्रोकूलम। यार द्विध्रुव है तो समान मान के 10 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 10 माइक्रोकूलम इंटू जो 2A, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है ना? कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा। 2 KP डिवाइड बाई RQ, और किसको ओपन किया हमने? Q इंटू 2A। यस, तो 2A की वैल्यू है 0.5 बच्चों सेंटीमीटर में दिया गया है। इस चीज़ को आप बटे में 100 कर दीजिए इसके, तो 0.5/100 ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और R का Q, R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। बच्चों समझो 15 सेंटीमीटर R है, ये एक्चुअल में R है। R क्या दिया था हमने? द्विध्रुव के केंद्र O से लेकर जहाँ पे हमें निकालना था, यही R था। आप फिगर में जाओ, डेरिवेशन में समझ जाओगे। तो R कितना है? 15। और ये भी क्या होगा बच्चों? बट्टे में 100 होगा। बट्टे में क्या होगा? 100 होगा। तो लिख देता हूँ, और वैसे ये 100 कट जाएगा तो सॉल्व होगा।
तो बच्चों ये आपका आ जाएगा एक्सिस पे, किस पे, एक्सिस यानी अक्ष पर, ये विद्युत क्षेत्र का मान। लो सिंपल, तो आपको डेरिवेशन अगेन करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला आप याद कर लो, बेटर रहेगा। क्लियर है। फिर सेम फिगर, सेम सब कुछ सेम दिया गया है बच्चों, यही फिगर है, बस उसके विषुववृत्त पर बोला केंद्र वो से अलग क्या, ये क्या है मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलोगे सर E बराबर KP डिवाइड बाई RQ से ज्ञात करेंगे, बराबर। इससे क्यों ज्ञात करोगे, वेक्टर फॉर्म में लोगे, मतलब सदिश स्वरूप में लोगे तो माइनस, उसका मोड ले लोगे तो फिर प्लस, ये तो प्लस ही होने वाला। बट बच्चों ये तो आपके पास रिजल्ट है ना, जो आपका अक्ष के वजह से आया उसका अक्ष के वजह से जो आया उस जो अक्ष का विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो आपके विषुववृत्त का दुगुना होता है। तो ये अगर आपको निकालना है तो ये रहा, तो अक्ष पर जो निकला उसका आधा। तो सिंपल है, इस पॉइंट पर मतलब ये क्या है, विषुववृत्तीय वाला है, तो इक्वेटोरियल में लिखता हूँ E, तो E एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष पर, उसका क्या होगा, आधा होगा इस सूत्र से। तो भाई जो निकला ये इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, अगर आया तो क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही बनेगा। इतना सिंपल है, फॉर्मूला बेस है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसका क्या है। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्वाध्याय के 1.9 विद्युत द्विध्रुव का लास्ट क्वेश्चन है आपका स्वाध्याय में। नहीं यही है। चलो तो बच्चों ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया। एक चीज़ का ख्याल रखो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, कभी भी जो एक्सिस ड्रॉ करते हो ना, कहाँ एक्स कहाँ वाई जेड आएगा वो मैटर नहीं करता। बस आपको याद रखना, अगर एक्स यहाँ बनाओगे वाई यहाँ तो जेड यहाँ, अगर यहाँ एक्स बनाओगे तो वाई यहाँ जेड यहाँ, अगर यहाँ एक्स बनाओगे तो यहाँ वाई यहाँ जेड। क्या कर रहा हूँ, कहने का मतलब है एक्स वाई जेड, ये कैसे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ एक्स बनाओगे तो वाई जेड, ये एक्स से वाई गया, वाई से जेड गया और ये जेड से एक्स आया। याद रखना घड़ी के विपरीत दिशा में। तो मैंने देखो यहाँ एक्स लिया है, यहाँ एक्स लिया है और ये आपका वाई हो गया और ये आपका क्या हो गया, जेड हो गया। ये नीचे क्या आएगा बच्चों, माइनस एक्स आएगा और ये भी प्लस वाई माइनस वाई आएगा और इधर प्लस जेड लिया और इस तरफ क्या लिया है, माइनस जेड। क्लियर हुआ आप लोगों को, एक्सेस समझ आया सबको। कहीं भी आप किसी को भी एक्स मानो, बस उसके विपरीत दिशा में आपको सीक्वेंस क्या लेना है, एक्स वाई जेड। एक्स मानोगे इसको तो ये वाई होगा, ये जेड होगा। इसको एक्स मानोगे वाई होगा, जेड होगा। इसको एक्स माने तो वाई ये होगा, जेड होगा। क्लियर हुआ। फिर उसके अपोजिट वाले क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि एक क्यूए आवेश है जिसका मान दिया गया है वो 0,0 और -15 सेंटीमीटर जितनी दूरी पे है, और एक क्यूबी आवेश दिया गया है जो 0,0, +15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, बोल रहा है पहली बात, दोनों आवेशों का मान समान है और क्या है, ये क्यूए अपना जो है प्लस वाला है और क्यूए कैसा है बच्चों, माइनस है। दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर खड़े हैं। तो क्या होगा बच्चों, द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट है, दो समान आवेश जिनका मान समान है बट वो साइन कैसे है, अपोजिट है, नेचर में क्या है, अपोजिट है। तो बच्चों बेसिकली आपको पता है 0,0 का मतलब ये कोऑर्डिनेट्स x, ये y और ये क्या होता है बच्चों, z। मतलब ये प्लस जेड का मान दिया, x y z, और यहाँ z क्या है, -15, मतलब -x -y -z की बात कर सकते हो। तो x y आपके 0 हैं, तो मतलब आपका जो QA है वो -15 सेंटीमीटर पे, इसीलिए मैंने ये एक्सिस बताया x y z। इसका केंद्र क्या होता है, वो होता है, पूरे डायग्राम से समझना। इससे -15, -1 -2 -3 ऐसे करते, -15 पर क्या है बच्चों, QA है, बराबर, प्लस आवेश QA है। और इससे +15 सेंटीमीटर पे 0 से +15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, QB है, जिसका मान क्या है, -2.5 समथिंग है। तो बच्चों बेसिकली ये क्या है, एक डाइपोल है। इस -15 का मतलब समझो, इस -15 का मतलब बस इतना ही है कि इस केंद्र, ये जो एक्सिस है अपना केंद्र संदर्भ बिंदु है, उस संदर्भ बिंदु से बाई ओर है। तो टोटल डिस्टेंस बेसिकली होगा कितना, 30 सेंटीमीटर भी बाबू जी। इस संदर्भ बिंदु से इस पॉइंट बी की ओर आओ, पॉइंट बी मानो तो 15 सेंटीमीटर की बने, और यहाँ से भी यहाँ 15, तो टोटल कितना होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी। तो ये जो है अपना, ये अपना एक्चुअली क्या है, 2A है। क्लियर है। तो
तो कन्वेंशनली यानी पारंपरिक रूप से आपको ये 2a माना गया है कि जब कभी भी दो द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट आएगा उनके बीच की दूरी हमेशा 2a होगी। फिर उनकी पर्टिकुलर एक आवेश से केंद्र O, पर्टिकुलर A आवेश से केंद्र O की दूरी इनका क्या होती है, आधा होती। और बोल रहा है कि क्या करो, इस द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव का मान निकालो। तो बच्चों Q क्या होगा, 2a होगा। समान है क्यों, अरे बोलो हाँ कहना। तो Q का मान कितना है, गुणा 10⁻⁻7। बच्चों 2a की वैल्यू गिवन है डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर, और बटे में क्या कर दोगे इसको मीटर में 100। तो ये आपको मिल जाएगा जो भी वैल्यू आएगा। फिर ये क्या होगा बच्चों, कूलम इंटू मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। और इसका दिशा क्या होगा बच्चों, ये रहा माइनस विद्युत द्विध्रुव का आवेश क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश ये है, धन आवेश ये, तो इस तरफ आपका दिशा होगा। मतलब बी से ए बी मान लो, बी लिखा हुआ ए मान लो, तो बी से बाईं ओर, बी से बाईं ओर है ना, या तो माइनस जेड डायरेक्शन की ओर आप अब इसको कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगेन मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों के कंप्लीट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और स्वाध्याय कंप्लीट कर रहा हूँ। अब अपने द्विध्रुव तक पहुँच गए हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स के टॉपिक्स मतलब कवर कर चुके हैं 50% लगभग। अब अपने को पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, फिर गॉस का नियम, गॉस के नियम में कुछ डेरिवेशन है उतना देकर और स्वाध्याय और उदाहरण के निपटा देना। मैक्सिमम ट्राई करेंगे 3-4 लेक्चर में और हो जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम लेक्चर में हो, ताकि आप देखो लास्ट 5 मंथ्स के स्ट्रेटेजी से चल रहे हो तो आपको लगना नहीं चाहिए कि यार एक ही चैप्टर के 12-12, 13-13। एक्चुअली ये चैप्टर क्या है, थोड़ा लॉन्ग भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स है, काफ़ी आपके स्वाध्याय के क्वेश्चन है। तो इसको अगर क्लासेस वगैरह में कोई भी चलाता हो जब जून में एक्चुअली स्टार्ट करते हैं तो तब इसको काफ़ी टाइम देना पड़े। बट मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम एक ही वीडियो लेक्चर में आपका सारे करने। इसलिए बच्चों वीडियो स्टॉप करके मैं इरेज करता हूँ और डायग्राम ड्रॉ भी पहले से थोड़ा एडवांस में इसलिए करके रखता हूँ क्योंकि उस वीडियो उसको मैं भी 5 मिनट आपके ना जाए। क्यों भाई 5 मिनट जाएगा, आपको तो नहीं पता आगे कि 2 मिनट 3 मिनट आप स्किप करोगे, फॉरवर्ड करोगे 5 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, उसमें भी टाइम लॉस होता है। तो बेटर क्या है, जितनी चीज़ें मुझे लगती है वो ड्रॉ करके बताई जा सकती है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ओनली 5 मंथ से इतने सारे चैप्टर्स आपके बचे हुए। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक 14 चैप्टर तक अपने को पढ़ना है। तो जनवरी तक एंड करना है सिलेबस, तो थोड़ा तो अपने को अपनी स्पीड 1.5 यूट्यूब के हिसाब से चलानी पड़ेगी। तो आप लोगों को यार वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाके व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ। व्हाट्सअप स्टेटस लगाओगे, लोग देखेंगे, जिसको पसंद आएगा वो भी देखे, शेयर करेगा। शेयर देखो ऐसे ही होता है, एक को बोलने से नहीं होता। व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी फॉर हिंदी मीडियम, बात ख़त्म। जिसको देखना होगा देखेगा। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो आपके फ्रेंड्स भी उतने होंगे, किसको देखना है किसको नहीं, आपको फोर्स थोड़ी ना है। बस व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो, एफबी पे शेयर, उतना कर दोगे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्लियर है, तो सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और आपको अपडेट मिलते रहेंगे। लेक्चर 5 पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। रात तो हो चुकी है, शाम 6 बजे से बना रहा हूँ वीडियो। स्टॉप करके बनाने में भाई सच में बहुत टाइम जाता है। भले ही होगा 1 घंटे का वीडियो, लगभग देखा नहीं है, बट टाइम उससे ज़्यादा करीबन 2 घंटे का गया है। क्लियर है, तो गुड नाइट, जय हिंद।